हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप। जो हम लोगों की मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज है उसमें आज दूसरा टॉपिक लेके पीसी का मैं आपके सामने हाजिर हूं। अगला टॉपिक है लिक्विड सॉल्यूशन। पिछला टॉपिक क्या था? केमिकल काइनेटिक्स। स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन के उन क्वेश्चन से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एडवांस में उन पे उन जैसे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखिए। At 88 degree Celsius, benzene has a vapor pressure of 900 torr and toluene has a vapor pressure of 360 torr. What is the mole fraction of benzene in the mixture with toluene that will boil at 88 degree? Now, जो most important information है वो है कि मिक्सचर हमारा बॉयल हो रहा है 88 पे। मिक्सचर अगर बॉयल हो रहा है तो एक चीज बच्चे ध्यान रखना कि जब भी कोई लिक्विड बॉयल होता है तो उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर। अब चूंकि बाहर का प्रेशर 1 एटीएम है, इसका मतलब हमें इस लिक्विड लिक्विड मिक्सचर का टोटल प्रेशर कितना चाहिए? 1 एटीएम। यही यहां पे की पॉइंट था जो आपको कैच करना था। सो 1 एटीएम प्रेशर का मतलब है टोटल प्रेशर हमको 760 चाहिए। कितना चाहिए बच्चे? 760। नाउ दिस टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू क्या? भाई एक्स ए पी ए नॉट। तो आपको बोल रखा है कि मोल फ्रैक्शन बताना है ना कि बेंजीन का मोल फ्रैक्शन कितना होगा। तो मान लीजिए बेंजीन का मोल फ्रैक्शन बी है, एक्स बी। पी नॉट बेंजीन 900 प्लस टोल्वीन का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस एक्स बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे? 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, टोल्वीन का 1 माइनस एक्स बी इंटू पी नॉट टोल्वीन हो जाएगा 360। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही अननोन है एक्स बी की वैल्यू यहां से आप पता कर सकते हैं। 760 इज इक्वल टू 900 एक्स बी माइनस 360 एक्स बी। 900 एक्स बी माइनस 360 एक्स बी प्लस 360। यहां से बच्चे एक्स बी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी और ये 0.74 के करीब आ जाती है सॉल्व होने पे। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पकड़नी है, या इस क्वेश्चन को मैंने यहां पे क्यों लिया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बॉयल हो रहा था मिक्सचर और आपको बस ये बताना था कि जब भी बॉइलिंग की बात आए, लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड कोई जब बॉयल होता है तो उसका वेपर प्रेशर बच्चे बाहर के प्रेशर के बराबर होता है। राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है what should be the freezing point of aqueous solution containing 17 ग्राम ऑफ C2H5OH in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जानबूझ के लिया ताकि आप बस फॉर्मूला यूज करना सीख जाएं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू होती है आई इंटू के एफ इंटू एम। अब चूंकि अल्कोहल की बात हो रही तो इसका आई लगभग 1 हो जाएगा, मतलब ये तो अलग अलग पार्टिकल्स में टूटेगा नहीं। डेल्टा टी एफ की वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू के एफ की वैल्यू है 1.86। मोलालिटी होगा मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये मोल्स ऑफ सोल्यूट है 17 ग्राम, तो इसको मोल्स में चेंज करने के लिए इसके मोलर मास से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। मोलर मास 46 divided by mass of solvent in kg, so this is 1000 gram means 1 kg. Now this is the value of delta TF। पर आपको delta TF नहीं बताना है बच्चे, आपको फ्रीजिंग टेम्परेचर बताना है। तो हमारा जो आंसर होगा वो 0 से इतना कम कर देना है। मतलब आंसर, जो हमारा आंसर होगा वो माइनस 1.86 इंटू 17 अपॉन 46 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 से इतना कम हो गया सो आंसर ये हो जाएगा, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बड़ा, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत एक ऐसा क्वेश्चन है जो अलग अलग जगहों पे आपको मिलता है। FeCl3 on reaction with K4FeCN6 in aqueous solution gives blue color, है ना। तो FeCl3 जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू कलर देता है, वो टर्नबुल्स ब्लू होता है। ठीक है, अब आपने पढ़ रखे बेटा प्रूशियन ब्लू, टर्नबुल्स ब्लू, तो उनमें से एक है। These are separated by a semi permeable membrane। तो अभी क्या है कि यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इस साइड में K4FeCN6 है, इस साइड में FeCl3 का सॉल्यूशन है। मतलब यहाँ ये सॉल्यूट है, यहाँ ये सॉल्यूट है, दोनों तरफ वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। हमसे बोला गया है कि ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो ऑस्मोसिस होने के कारण
पहला ऑप्शन ब्लू कलर फॉर्मेशन इन साइड एक्स, ब्लू कलर फॉर्मेशन इन साइड वाई, ब्लू कलर फॉर्मेशन इन बोथ द साइड्स एंड नो ब्लू कलर फॉर्मेशन। तो यहाँ पे नो ब्लू कलर फॉर्मेशन होने वाला कारण क्या है बच्चे, जब ऑस्मोसिस होता है तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है, तो H2O का मूवमेंट लेफ्ट से राइट होगा। सोल्यूट मतलब K4FeCN6 या FeCl3 तो मूव ही नहीं कर रहा है, जब मूव नहीं कर रहा तो उसकी रिएक्शन कैसे हो पाएगी, और पानी के मूवमेंट से तो सिर्फ सॉल्वेंट इधर से उधर जा रहा है, तो उससे तो कोई रिएक्शन हो नहीं रही, इसका मतलब कोई भी ब्लू कलर आपको नहीं दिखने वाला है। सो करेक्ट आंसर लास्ट वाला होना चाहिए जहां पे ब्लू कलर नहीं। तो ये क्वेश्चन एक सिंपल प्रेजेंस ऑफ माइंड से आप कर सकते हो, क्या कि ऑस्मोसिस में मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट होता है ना कि सॉल्यूट। अगला क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस ए when dissolved in solvent B shows the molecular mass corresponding to A3, है ना। A3 का मतलब वहां ट्राइमर बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, ट्राइमर। एक्चुअली हुआ क्या कि जब आपने A को डिसॉल्व किया एक सॉल्वेंट में, तो A के 3 पार्टिकल्स जुड़ के एक बड़ा पार्टिकल A3 बना ले रहे होंगे, तो आपको A3 का मिल रहा है। तो एक्चुअली ये क्या बन रहा है, ट्राइमर फॉर्मेशन हो रहा है, ट्राइमर। तो हमसे बोला है कि वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा। अब एज्यूम करते हैं कि पूरा एसोसिएशन मतलब पूरा ट्राइमर हो बन गया है, तो आपको मालूम है कि डाइमर में 1/2 हो जाता है, ट्राइमर में 1/3 हो जाएगा, टेट्रामर में 1/4 हो जाएगा। तो ट्राइमर के लिए बच्चे क्या हो जाएगा, 1/3, ट्राइमर के लिए 1/3। ये क्वेश्चन देखिए बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, इससे भी बहुत कुछ सीख के जाएंगे आप। क्वेश्चन है, एज्यूमिंग द फॉर्मेशन ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता हो, ठीक है। डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ मिक्सचर कंटेनिंग 1560 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो ये जो मिक्सचर है उसमें बेंजीन का अमाउंट इतना है, बेंजीन होता है C6H6, उसका मोलर मास 78 दे रखा है, तो मोल्स ऑफ बेंजीन ये हो जाएगा बेटा 1560 डिवाइडेड बाई 78, कितना 78 दूना 156, अरे वाह 20 मोल्स, कितना 20 मोल्स, 20 मोल्स एंड 1125 ग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन, ठीक है 1125 और उसका मोलर मास 112.5, ये तो बहुत आसानी से निकल गया। क्लोरोबेंजीन का 1125 डिवाइडेड बाई 112.5, तो ये बच्चे हो गए 10 मोल्स, बहुत बढ़िया। तो आप एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हो इन दो लिक्विड्स को मिक्स करके, बेंजीन का 20 मोल और क्लोरोबेंजीन का 10 मोल्स, यही दिया हुआ है। फिर यूजिंग द फॉलोइंग अगेंस्ट एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1000 टोर, सो 1000 टोर एक्सटर्नल प्रेशर है, तो हमको क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन करना है इस मिक्सचर का। अब बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, एक्चुअली इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिया था। क्या, जब भी बॉइलिंग टेम्परेचर पूछा जाए तो मैंने आपसे अभी बोला कि बॉइलिंग टेम्परेचर पे जो भी मिक्सचर होगा या जो भी लिक्विड होगा बच्चे, उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर होगा। इन्होंने बाहर का प्रेशर 1000 टॉर दे रखा है, इसका मतलब है कि ये जो मिक्सचर बनाया गया है, इस मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमको 1000 टॉर चाहिए, तभी तो बॉयल होगा, तभी तो बॉयल होगा। अब बस ये देखना है कि इस मिक्सचर का 1000 टोर टोटल प्रेशर किस टेम्परेचर पे आता है। दो ग्राफ हमको दे रखे हैं, एक बेंजीन के लिए और एक क्लोरोबेंजीन के लिए, अलग अलग टेम्परेचर पे आपको इनकी वैल्यूज दे रखी है, देखिए, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये ट्रायल एंड एरर का, जैसे चलो 90 डिग्री पे चेक करते हैं कि क्या 90 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर हो सकता है। अगर 90 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर होगा तो 90 डिग्री पे इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर 1000 आना चाहिए। जरा चेक करते हैं 90 पे, जरा चेक करते हैं 90 पे, तो पी टोटल की वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा एक्स बेंजीन 20/30, तो 2/3 इंटू 90 पे बेंजीन का है 1000, है ना, देखो कितना है 1000, ये देखो 1000 है, और क्लोरोबेंजीन का है 200, तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू 200, तो 2000 और 2200 डिवाइडेड बाई 3, ये दूर दूर तक। नाउ दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 1000,
दैट मीन्स 90 डिग्री हमारा बॉइलिंग टेम्परेचर नहीं हो सकता। अब किस पे चेक करते हैं? 100 डिग्री पे चेक करते हैं। जरा 100 डिग्री पे चेक करो। 100 डिग्री पे चेक करोगे तो क्या होगा? पी टोटल की वैल्यू आएगी एक्स बेंजीन जो कि 2/3 इंटू 100 डिग्री पे बेंजीन का है 1350 प्लस 1/3 इंटू क्लोरोबेंजीन का कितना है 300। जरा चेक करते आता है कि नहीं आता? 300 ही तो है। 300 ये कितना आ जाएगा बेटा? 13 दूना 26 27 9, ये 900 है। अरे वाह, ये आ गया, देखो ये आ गया 900 प्लस 100 कितना हो गया बच्चे? ये 1000 के बराबर है। और मुझे भी एक्सटर्नल प्रेशर 1000 है, तो 1000 इसका भी आ रहा है। इसका मतलब 100 डिग्री इसका बॉइलिंग टेम्परेचर हो जाएगा इस मिक्सचर का। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। सही आंसर क्या होगा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट का देखो, अच्छा क्वेश्चन है। हमें अलग अलग टेम्परेचर पे एक्चुअली चेक करके देखना पड़ेगा, एक तरह से ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन है। तो आप अलग अलग, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? कॉन्सेप्ट ये है कि मिक्सचर तब बॉयल होगा जब उसका वेपर प्रेशर बाहर के प्रेशर के बराबर। राइट, चलो ठीक। ऑडिबल विजिबल हूं प्रॉपर ना? चलो बेटा, अगला क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ए, डेंसिटी दे रखी है, तो एक लिक्विड है ए, उसकी डेंसिटी दे रखी है, उसका मोलर वॉल्यूम increases by a factor of 2000 when it vaporizes at 200 Kelvin a vapor pressure of pure liquid। ठीक है, सवाल क्या है? हमसे बोला गया कि एक लिक्विड है, वो लिक्विड क्या है? ए, जिसकी डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर एम है, और इसका मोलर मास कहां गया? मोलर मास नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का मतलब है एक मोल का वॉल्यूम। तो एक काम करते हैं, इसका एक मोल ले लेते हैं। कितना ले लेते हैं? एक मोल ले लेते हैं, एक मोल ले लेते हैं। अच्छा, मोलर मास दे रखा, देखो 80 ग्राम, 80 ग्राम दे रखा। तो जब आप इसको वेपराइज करते हो तो इस लिक्विड का वॉल्यूम एक्चुअली 2000 टाइम्स इंक्रीज तो होगा क्या? जब आप इसको वेपराइज करोगे तो गैस बनेगी। वेपराइज करने का मतलब लिक्विड को आप गैस में चेंज कर लो। तो जो गैस का वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम का 2000 टाइम्स है। तो एक काम करते हैं, पहले तो इसका वॉल्यूम पता करते हैं बच्चे। एक मोल है मतलब 80 ग्राम है, तो वॉल्यूम होगा मास अपॉन डेंसिटी। वॉल्यूम होगा मास, मास इज 80, और डेंसिटी कितना है बच्चे? 0.8। कितना आ जाएगा? 100 मिलीलीटर, है ना? मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर। तो 100 मिलीलीटर का मतलब है 0.1 लीटर। 0.1 लीटर आ गया। और ये कह रहे हैं 2000 टाइम्स इंक्रीज। इसका मतलब ये जो वेपर्स बने इनका वॉल्यूम हो जाएगा 0.1 इंटू कितना? 2000 है ना, 2000। तो ये 200 लीटर हो गया बच्चे। बस हमको इसका प्रेशर बताना है भाई, वेपर प्रेशर बताना है, मतलब प्रेशर बताना है। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दो। प्रेशर एज्यूमिंग आइडियल गैस, प्रेशर बताना है। वॉल्यूम है 200, नंबर ऑफ मोल्स कितना? 1, आर की वैल्यू 0.08 दे रखी है, और टेम्परेचर कितना कितना कितना? 200, 200। तो ये तो बहुत बढ़िया। तो हमारा प्रेशर कितना आ जाएगा? 0.08 एटीएम। प्रेशर कितना आ जाएगा? 0.08 एटीएम। राइट, सही ऑप्शन डी। बढ़िया सवाल। जेई एडवांस में काफी पहले एक ऐसा सवाल आया हुआ है, तो उसी का रेप्लिका है ये। एक्चुअली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि लिक्विड को जब आप वेपराइज कर रहे हो तो ऑब्वियसली लिक्विड तो थोड़ा सा होगा, वेपराइज करने पे गैस ढेर सारी बनेगी। ढेर सारी का मतलब वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाएगा। तो बस वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ, 2000 टाइम्स एक्सपेंड हुआ, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा दिया, आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बहुत इजीली सॉल्व हो गया। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार पढ़िए इस क्वेश्चन को, पढ़ो। पढ़ो।
क्या दिया हुआ है, assuming each salt to be 90% dissociated, which of the following will have highest boiling temperature? बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा चाहिए तो डेल्टा टीबी की वैल्यू, मतलब जो एलिवेशन इन बॉइलिंग टेम्परेचर है वो भी ज्यादा चाहिए। भाई डेल्टा टीबी ज्यादा होगा तभी तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी ज्यादा होगा सॉल्यूशन का, हाँ या ना, होगा ना, बिल्कुल होगा। सब 90% डिसोसिएटेड है, मतलब अल्फा का वैल्यू सब जगह क्या है 0.9, अल्फा का वैल्यू 0.9 है। अच्छा, डेल्टा टीबी का फॉर्मूला होता है बच्चे आई इंटू के बी इंटू एम, इक्वी मोलर दिया हुआ है, तो एक काम करेंगे यहां मोलैरिटी और मोलैरिटी को लगभग सेम मान लेते हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम को सेम मान लो, ठीक है। तो आई और के बी इंटू एम, के भी सबके लिए सेम होगा, तो आई इंटू एम की वैल्यू जहां ज्यादा होगी तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा होगा, बस हो गया। आई की वैल्यू, एल्यूमिनियम सल्फेट बच्चे कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट कितने पार्टिकल्स में टूटेगा, 5, है ना। तो पहले वाले केस के लिए आई की वैल्यू 1 प्लस एन माइनस 1, मतलब 5 पार्टिकल्स में टूटेगा, तो 4 इंटू 0.9, तो ये कितना हो जाएगा 4.6, और डेसीमोलर का मतलब है m की वैल्यू 0.1, तो I इंटू एम की वैल्यू 0.46, ठीक है। चलो अगला केस, BaCl2 3 पार्टिकल्स में टूटेगा, तो यहाँ 2 इंटू 0.9, तो 2 इंटू 0.9 1.8 प्लस 1, I की वैल्यू 2.8 हो जाएगी, m की वैल्यू डेसीमोलर मतलब 0.1 है, तो I इंटू एम की वैल्यू हो जाएगी 0.28, ठीक। तीसरा है डेसीमोलर Na2SO4, अब Na2SO4 भी बच्चे वही होता है, 3 पार्टिकल्स में टूटेगा, इसकी भी मोलैलिटी 0.1 है, तो I इंटू एम की वैल्यू इसके लिए भी 0.28 हो जाएगा, सही है ना। चलो लास्ट, अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग इक्वल वॉल्यूम ऑफ B एंड C, B और C के इक्वल वॉल्यूम को अगर आप मिक्स करोगे, तो जब आप इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करते हो ना, जैसे B वाला तो BaCl2 है, और C वाला क्या है Na2SO4, जब आप इक्वल वॉल्यूम मिक्स करोगे तो होगा क्या, इनकी मोलैरिटी आधी हो जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो मोलैरिटी आधी, मतलब जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन मिलेगा उस रिजल्टेंट सॉल्यूशन में BaCl2 हो जाएगा 0.1/2 और Na2SO4 हो जाएगा 0.1/2। अब इसके लिए डेल्टा टीबी निकालिए, इसके लिए डेल्टा टीबी, और दोनों को ऐड कर दीजिए, ये तो फिर से वही 90% डिसोसिएटेड है, तो ये 0 पॉइंट ये आ जाएगा डेल्टा टीबी 1 कितना आ जाएगा बच्चे 2.8 इंटू 0.1/2, और इसका डेल्टा टीबी 2 आ जाएगा वही चीज 2.8 इंटू 0.1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1.4, 0.14, और ये कितना आ जाएगा 0.14, ठीक। तो कितना आ जाएगा 0.14 इसके कारण हुआ, 0.14 इसके कारण हुआ, तो कितना हो जाएगा टोटल 0.28। तो हमसे पूछा गया है एज्यूमिंग विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर, तो हाईएस्ट बॉइलिंग टेम्परेचर कहां पे आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। तो आपको हर ऑप्शन यहां पे चेक करना था, ये लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा ट्रिकी है क्योंकि आप कॉन्सेंट्रेशन टर्म का भी आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अ मिक्सचर कंटेन्स 1 मोल ऑफ वोलाटाइल लिक्विड ए, उसका पी नॉट दिया हुआ है, एंड 3 मोल्स ऑफ वोलाटाइल लिक्विड बी, उसका पी नॉट दिया हुआ है। इफ सॉल्यूशन बिहेव्स आइडियली देन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ डिस्टिलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्ड, डिस्टिलेट का वेपर प्रेशर बताना है। क्या मतलब है, एक्चुअली आपने क्या किया, एक लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, उसमें A 1/3 मतलब XA की वैल्यू में 1 मोल है और उसके कितने 3 मोल, तो XA की वैल्यू 1/4 है और XB की वैल्यू 3/4 है। अब इसके वेपर्स बने होंगे, इन वेपर्स को क्या किया, कंडेंस किया, इन वेपर्स को कंडेंस किया, कंडेंस करने पे आपको डिस्टिलेट मिलेगा, यहां पे क्या मिला बेटा, डिस्टिलेट, डिस्टिलेट। तो हमको इस डिस्टिलेट का टोटल वेपर प्रेशर बताना है, तो एक काम करो, आपको मालूम है कि ये जो डिस्टिलेट है जो यहाँ YA और YB होगा, एक्चुअली यहाँ जो X डैश A है वो YA के बराबर है और X डैश B किसके बराबर होगा, YB के बराबर होगा, बस
यहाँ का पी टोटल कितना होगा 1/4 इंटू 100 प्लस 3/4 इंटू 80, तो ये तो 25 है और ये 60 है, मतलब 25/85, तो 25/85 25 है ना, और ये 85 हो जाएगा 60, तो 25/85 मतलब ये हो जाएगा 17, 5/17, और ये हो गया 12/17, यही यहाँ पे आ जाएगा 5/17 और 12/17। अब इसका टोटल वेपर प्रेशर बताना है, तो इसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा 5/17 इंटू 100 प्लस 12/17 इंटू 80। सॉल्व करने पे ये वाला आंसर आ जाएगा। अब यहां पे एक ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है कि जो इसका वेपर प्रेशर बताता है 60 प्लस 25 85, और वो देखो 85 पहला ही ऑप्शन दिया हुआ है, वो जानबूझ के। अब उसमें क्या होगा कि अगर आप वैसा करोगे तो गड़बड़ होने वाला है। क्या होगा? गड़बड़ होने वाला है, सिली मिस्टेक होगी, और सिली मिस्टेक के कारण प्रॉब्लम गड़बड़। इसको एक बार देखो आप, देखिए देखिए, चलें आगे बढ़ें, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आए। बस एक अर्जेंट मैसेज कर दूं। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलो बहुत बढ़िया। अ लिक्विड मिक्सचर, एजियोट्रोप का क्वेश्चन है। जब भी इस तरह की चीजें आए तो समझ जाए एजियोट्रोप, यहाँ पे ये एजियोट्रोप है और ये मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है। हालांकि एजियोट्रोप के क्वेश्चन ज्यादा आए नहीं है, इनफैक्ट आए ही नहीं है, लेकिन पूरी संभावना है कि आ सकता है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है। A liquid mixture having composition corresponding to point Z, ये वाला point Z है ना, यहाँ मेंशन नहीं। इन द फिगर शोन इज सब्जेक्टेड टू डिस्टिलेशन एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसका डिस्टिलेशन कर रहे हैं प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए, तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर का डिस्टिलेशन कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रोसेस? पहला, द कंपोजिशन ऑफ डिस्टिलेट डिफर्स फ्रॉम द मिक्सचर, ये कह रहे हैं कि जब आप इसका डिस्टिलेशन करोगे तो जो डिस्टिलेट आएगा उसकी कंपोजिशन ओरिजिनल मिक्सचर से अलग होगी। साफ साफ गलत है, क्योंकि जो एजियोट्रोप होता है उसका लिक्विड और वेपर कंपोजिशन सेम होता है। अब जब वेपर को उठा के दोबारा कंडेंस करोगे तो वैल्यूज क्या मिलेंगी? सेम मिलेंगी। ठीक है, द बॉइलिंग पॉइंट गोज ऑन चेंजिंग ना, जो एजियोट्रोप्स होते हैं वो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं, उनका बॉइलिंग टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, उनका बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो ये ऑप्शन गलत है। द मिक्सचर हैज लोएस्ट वेपर हाईएस्ट, अगर मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप है तो ये मिनिमम डिविएशन वाले से बनता है। मिनिमम डिविएशन, मिनिमम डिविएशन का मतलब वेपर प्रेशर की वैल्यू सबसे कम होगी, तो लोएस्ट वेपर प्रेशर, ये वाला स्टेटमेंट सही है। एंड कंपोजिशन ऑफ एजियोट्रोप ऑल्टर्स ऑन चेंजिंग एक्सटर्नल प्रेशर, ये बिल्कुल सही है। अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर चेंज करोगे तो बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर चेंज होगा। अब एजियोट्रोप तो फिक्स, मान लो इस प्रेशर पे तो एक फिक्स बॉइलिंग टेम्परेचर है, लेकिन जब आप बाहर का प्रेशर चेंज करोगे तो अब कुछ दूसरा प्रेशर आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग अब प्रेशर आना चाहिए, तो वो पूरा कंपोजिशन क्या हो जाता है एक्चुअली, फिर इस पॉइंट पे नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। मतलब एजियोट्रोप की जो कंपोजिशन है, जो कितने परसेंट ए है कितने परसेंट बी है, वो चेंज हो जाएगा। ठीक, तो ये सही है। अगला क्वेश्चन, two solutions S1 and S2 containing 0.1 molar NaCl, 0.08 molar BaCl2 are separated by semi-permeable membrane। फिर से ऑस्मोसिस का क्वेश्चन, which among the following statements is are correct? कौन से करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं?
पहला S1 एंड S2 आर आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, तो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू होती है बच्चे ICRT। अब R और T की वैल्यू तो सेम होगी, तो I और C का प्रोडक्ट देखना। चलो पहले वाले सॉल्यूशन, NaCl 2 पार्टिकल्स में टूटेगा तो I की वैल्यू 2, ये 3 पार्टिकल्स में टूटेगा तो I की वैल्यू 3। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन के लिए I इंटू C की वैल्यू होगी 2 इंटू 0.1 मतलब 0.2, और दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए I इंटू सी की वैल्यू होगी 3 इंटू 0.08 मतलब 0.24। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या बोला कि आइसोटोनिक तो नहीं हो सकते भाई, आई और सी की वैल्यू ही अलग है, आर टी तो कांस्टेंट है, तो इनका अलग अलग ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली इसका ज्यादा होगा। तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर, ये इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। ठीक है, S1 इज हाइपरटोनिक, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसको बोलते हैं हाइपरटोनिक, और जिसका कम होता है उसको हाइपोटोनिक। तो ये है हाइपरटोनिक, मतलब S2 हाइपरटोनिक है। तो ये वाला तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। S1 हाइपरटोनिक एंड S2 इज सॉरी, S1 इज हाइपोटोनिक एंड S2 इज हाइपरटोनिक, ये सही है। ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस फ्रॉम S1 टू S2। ऑब्वियसली जहां कॉन्सेंट्रेशन, देखो ये 0.2 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन एक तरह से कम है, मतलब यहां सोल्यूट का अमाउंट ज्यादा है, तो सोल्यूट का मूवमेंट लेफ्ट से राइट होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, लो प्रेशर से हाई प्रेशर। ठीक है, सो ये भी एक बढ़िया सा क्वेश्चन था, ऑस्मोसिस के सारे कॉन्सेप्ट्स को ये आप बोल सकते हो इनकॉर्पोरेट करता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, एट 90 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ टोल्वीन इज 400 टॉर एंड दैट ऑफ ऑर्थोजाइलिन इज 150 टॉर। What is the composition of liquid mixture that boils at 90 डिग्री? फिर से वही चीज आ गई, boils at 90 डिग्री का मतलब है कि when the pressure is 0.5 atm, तो बाहर का प्रेशर 0.5 atm है, मतलब P टोटल की वैल्यू 760 टॉर का आधा 380 टॉर है। अब इसकी वैल्यू होनी चाहिए एक्स टोल्वीन इंटू पी नॉट टोल्वीन प्लस 1 माइनस एक्स टोल्वीन इंटू 150, है ना, जाइलिन के लिए। तो यहां से एक्स टोल्वीन का आ जाएगा, और अब इसका क्या करना है, कंपोजिशन ऑफ वेपर, यहां से एक्स टोल्वीन आ जाएगा, आई होप एक्स टोल्वीन आ जाएगा, है ना, निकाल लेंगे आप, सॉल्व कर लोगे वो तो आप। फिर अब आपसे वेपर का जो कंपोजिशन है वो पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम है कि जो वाई टोल्वीन होगा वो होगा एक्स टोल्वीन इंटू 400 अपॉन टोटल वेपर प्रेशर, और टोटल वेपर प्रेशर कितना है 380। एक्स टोल्वीन की ऊपर आएगी, यहां वैल्यू रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, मतलब आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई मुश्किल नहीं होने वाली। ठीक है, देख लो एक बार, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट पेज, बहुत बढ़िया। इस तरह का सवाल मैं सोच ही रहा था कब आएगा कब आएगा कब आएगा, आ गया। आइस के सेपरेट होने वाला कॉन्सेप्ट, आइस के सेपरेट होने वाला कॉन्सेप्ट। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑफ कूलिंग ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल CH2OH CH2OH इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। जब उसको आप ठंडा करो -9.3 तक, हो क्या रहा है कि आपके पास एक सॉल्यूशन आपने प्रिपेयर किया, 200 ग्राम वाटर, लिक्विड वाटर आपने लिया, और उसमें 50 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब ये ऐड कर दिया। ठीक है, इसका मोलर मास एक बार सॉल्व कर लो, 12 2 14, 14 1 15, 15 और 16 31, है ना, 15 और 16 31 62। तो इसके मोल्स कितने आ गए बेटा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 50 डिवाइडेड बाई 62, कितना 50 डिवाइडेड बाई 62 मोल्स आ गए। फिर क्या बोला गया है, अब इसको हमने ठंडा करना शुरू किया, तो होगा क्या, जब आप इसको ठंडा करना शुरू करोगे तो इसमें आइस के क्रिस्टल्स, मतलब होगा क्या कि अब सॉल्यूट तो है ही है,
लेकिन वो जो आइस है ना वो क्रिस्टलाइज होने लगेगा, मतलब आइस के रूप में, तो लिक्विड सॉल्वेंट का अमाउंट धीरे धीरे कम हो जाएगा। हमसे पूछा गया कि व्हाट अमाउंट ऑफ आइस विल सेपरेट आउट, तो लेट x ग्राम ऑफ आइस सेपरेट आउट, लेट x ग्राम ऑफ आइस इज सेपरेटेड। तो सॉल्वेंट का अमाउंट बचेगा, जो लिक्विड वाटर बचा है वो 200 माइनस x ग्राम बचेगा, 200 माइनस x ग्राम बचा, बस खत्म हो गया। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। डेल्टा TF की वैल्यू 9.3 ले लीजिए, KF की वैल्यू 1.86 है, मोलालिटी हो जाएगा मोल्स ऑफ सोल्यूट विच इज 50/62 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट 200 ग्राम मत लेना बेटा, सॉल्वेंट तो वो लिक्विड सॉल्वेंट है जो अभी बचा रह गया, और वो है 200 माइनस x ग्राम, लेकिन चूंकि ये ग्राम है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, किसकी वैल्यू आने वाली है, x की वैल्यू आ जाएगी, और वही आपका मास ऑफ आइस जो है वो सेपरेट आउट होगा। सॉल्व करने पे x की वैल्यू आ जाएगी 38.7 के करीब। ठीक, तो ये एक बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो बच्चे करना क्या है कि मान लो x ग्राम आइस सेपरेट हो गया, अब टोटल लिक्विड वाटर में से अगर x ग्राम आइस, आइस मतलब वो सॉलिड बन गया ना, तो सॉलिड थोड़ी अब सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट की बात होती है, तो लिक्विड सॉल्वेंट कितना बचा 200 माइनस x ग्राम, और अब उसका मोलालिटी ये हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस खूब आपको मिलते हैं, और ये एक बढ़िया मोर प्रोबेबल क्वेश्चन है जेई एडवांस में पूछे जाने के लिए, मतलब इसके काफी चांसेस होते हैं कि आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.1 mole K4FeCN6 is added to 1 liter of 0.2 molar CuCl2 solution at 31 degree Celsius, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन। कोशिश करो, बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कोऑर्डिनेशन और लिक्विड सॉल्यूशन दोनों का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक बार आप ट्राई करिए बेटा, ट्राई करो भाई, ट्राई करिए, ट्राई करिए। पहले तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज करके इसको आप ट्राई करें, पॉज करिए वीडियो, फटाफट पॉज करिए, फटाफट पॉज करिए, करो, अच्छा क्वेश्चन है, करना है आपको। K4FeCN6 की रिएक्शन हो रही है CuCl2 के साथ, तो थोड़ा सा तो रिएक्शन आपको लिखना पड़ेगा, बोलो भाई। चलूं, करूं, चलो। होगा क्या बेटा कि जब आप K4FeCN6 की रिएक्शन कराओगे CuCl2 के साथ, so you will obtain a precipitate of Cu2FeCN6 और प्लस KCl बन जाएगा। तो ये तो प्रेसिपिटेट है, ये तो सॉल्यूट डिसॉल्व ही नहीं होगा, है ना, ये तो डिसॉल्व ही नहीं होगा। एक काम करो, इसको 2 कर लो और यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 0.1 मोल इसका दिया हुआ है और CuCl2 का दिया हुआ है 0.2 मोल्स, 0.2 मोल्स, है ना, 1 लीटर दिया हो, 0.2 मोलर दिया हो, तो 0.2 मोल्स आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये खत्म, ये भी खत्म, ये तो प्रेसिपिटेट है, इससे तो आपको मतलब ही नहीं है। फिर करना क्या है, इसका 0.1 मोल से इसके कितने बनेंगे, 0.4 मोल, KCl का 0.4 मोल बना, लेकिन ये 2 पार्टिकल्स में टूटेगा, तो इसका I का वैल्यू कितना हो गया, I का वैल्यू 2 हो गया। अब आपसे पूछा क्या है कि ऑस्मोटिक प्रेशर बताइए, तो पाई की वैल्यू हो जाएगी ICRT। अच्छा, C कितना हो जाएगा, 0.4 मोल है,
और डिवाइड कर दो इसको वॉल्यूम से, वॉल्यूम तो 1 लीटर है बेटा, तो वही मोलैरिटी हो जाएगी। तो आई की वैल्यू 2 हो गई, ये हो गया 0.4, आर की वैल्यू कितनी 0.0821 लग लो, और टेम्परेचर कितना लेना है 31 डिग्री। अरे क्या बात है, 309। सॉल्व करने पे ये मेरा आंसर आ जाएगा किसमें, एटीएम में। किसमें आ जाएगा, एटीएम में। सो एक बढ़िया क्वेश्चन था जिसमें अब आपको कोऑर्डिनेशन की ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए कि भाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, बिना इसकी नॉलेज के आप ये नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बढ़िया, फिर से एक कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, फिर से एक कोऑर्डिनेशन का क्वेश्चन, बताओ। पढ़ो, फिर से वीडियो पॉज करो और करिए इसको, वीडियो पॉज करिए और करिए बेटा। A complex is represented as COCl3 dot XNH3. Its 0.1 molar solution in a solution shows delta TF is equal to 0.558 degree Celsius. KF for H2O is 1.86. Assuming 100% ionization of complex and coordination number of cobalt is 6, calculate formula of complex. हमको कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताना है। अ कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड, तो ये तो ऐसे है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन शोज, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 0.558 ये हो जाएगा। आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू हमको पता करनी पड़ेगी। के एफ की वैल्यू 1.86 और मोलैलिटी कितनी है 0.1, तो यहाँ से आई का वैल्यू हो जाएगा 0.558 डिवाइडेड बाई 0.186, तो 18 त्रिक 54 मतलब अप्रोक्सीमेटली 3। इसका मतलब ये 3 पार्टिकल्स में टूट रहा है। कितने पार्टिकल्स में टूट रहा है बेटा, 3 पार्टिकल्स में। तो अब आपको मालूम है कि अगर कोबाल्ट है, कोबाल्ट +3 में है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 3 पार्टिकल्स में टूट रहा है, मतलब भाई 2 Cl तो बाहर होने चाहिए। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 5 तो अमोनिया लगा दो और 1 Cl लगा दो। तो कितने अमोनिया इसके साथ जुड़े हुए हैं, 5 अमोनिया जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों का लिक्विड सॉल्यूशन का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का आप बोल सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे, वो आप एक बार ट्राई करिएगा। मतलब इट विल हेल्प एक्चुअली जेई एडवांस में। बाकी फिर आप मतलब एक सीक्वेंस में, एक ऑर्गेनाइज मैनर में एडवांस की जो भी तैयारी करनी है उसको करेंगे। समय कम है, ज्यादा से ज्यादा अपने आप को फोकस रखना है। थैंक यू बो।